विल्ब्रोड स्नेलियस एक डच एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया कि एक्चुअली में लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। इसी कारण हमें पेंसिल बेंड नज़र आती है, क्योंकि एक्चुअली में लाइट बेंड होके हमारी आंखों में आ रही होती है और पेंसिल हमें वहाँ नज़र आती है जहाँ एक्चुअली में वो है ही नहीं। और लाइट कितनी ज़्यादा बेंड होगी किसी मीडियम में, ये हमें मैथमेटिकली स्नेल्स लॉ बताता है। और इस इक्वेशन के अंदर हर मीडियम की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बताता है कि लाइट उस मीडियम में कितनी तेज़ चलेगी। तो स्नेल्स लॉ से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी मीडियम में लाइट कितनी बेंड होगी। लेकिन लाइट क्यों बेंड होगी एग्जैक्टली, इसे जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेव्स क्या होती हैं। जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो किसी भी लिक्विड की सरफेस पे ये हमें ऐसे दिखता है, या हवा में साउंड के फॉर्म में हम फील कर सकते हैं। इसी डिस्टर्बेंस के प्रोपोगेशन को हम वेव के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। एक वेव में ऊपर को बम्स होते हैं जिन्हें क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे को बम्स होते हैं जिन्हें ट्रफ कहते हैं। साथ में वेव के बम्प और मिडिल के बीच में जो दूरी होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, और दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी एक वेवलेंथ कहलाती है। एक मज़ेदार बात यह है कि हम ह्यूमंस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत ही छोटे से पार्ट को ही देख सकते हैं, जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। और एक वेव में एक सेकंड में कितने वेवलेंथ होते हैं उसे वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर लाइट वेव कैसे हो सकती है? क्या वाकई में लाइट वेव है? इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा थॉमस यंग से। तो यंग ने बताया कि कोई भी वेव, जैसे ये पानी की सरफेस वाली वेव, कि जब हम एक सिंगल सोर्स से वेव बनाते हैं तो कुछ खास नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर हम एक और सोर्स से वेव बनाने लग गए तो दोनों वेव्स इंटरेक्ट करती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पैटर्न दिखाई देता है। तो इसमें जब भी दो वेव्स की क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें और ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव मिलती है। लेकिन अगर एक वेव की क्रेस्ट और दूसरे वेव की ट्रफ मिलती है तो उस केस में दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है और कोई वेव नहीं होती यहाँ पे। और इंटरेस्टिंगली यही फिनोमेनन लाइट भी शो कर रही थी। 1800s में थॉमस यंग ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने बेसिकली एक बॉक्स लिया और उसको दो कंपार्टमेंट्स में बांट दिए। एक बॉक्स के पहले फेस पे एक उन्होंने कटआउट बनाया जिसको स्लिट बोलते थे, और दूसरे पे दो कटआउट बनाए, और लास्ट वाले पे स्क्रीन था जहाँ पे हमें लाइट का जो पैटर्न बनने वाला है वो दिखाई पड़ेगा। तो लाइट बेसिकली पहले वाली स्लिट से अंदर आती थी, सेकेंड स्लिट से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी बिल्कुल दो सोर्सेज की तरह, जैसे हमने पानी वाले वेव में देखा, और फाइनली स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नज़र आता है बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी की सरफेस पे इंटरफेरेंस हम देख पा रहे थे। तो इस तरीके का पैटर्न हमें कुछ दिखाई देता है। तो इससे ये समझ में आया उस वक्त कि लाइट जो है वो बिल्कुल एक वेव की तरह इंटरफेयर करके कुछ बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाती है। और इस एक्सपेरिमेंट से यंग ने ये बात सामने लेके आई कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन लाइट किस तरह की वेव है, इसको समझने के लिए और इंतज़ार करना पड़ा, और फाइनली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसका आंसर बताया। पहले इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमेना को अलग अलग समझा जाता था, लेकिन मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस के थ्रू ये दोनों को यूनिफाई किया और बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और बदलते मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इस प्रकार लाइट आगे चलती चली जाती है। मैक्सवेल का नाम न्यूटन और आइंस्टाइन के लेवल पे माना जाता है, बिकॉज 1865 में जब कोई कार नहीं थी, टेलीफोन्स नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, उस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फिनोमेनन को यूनिफाई किया और लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में बताया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट है किसी मीडियम में बेंड होती क्यों है। जब लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस मीडियम के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो शुरू में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जैसी लाइट उसमें से पास होती है तो उस मीडियम के जो चार्जेस होते हैं वो सिस्टमैटिकली अरेंज हो जाते हैं, सच दैट उस मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस मीडियम के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है। तो लाइट जब एयर से वाटर में ट्रैवल करती है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है।
तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट सोच सकते हैं। देन मैक्सवेल की इक्वेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एयर और वाटर के लिए इक्वल होता है। लेकिन जब हम एयर और वाटर के लिए इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन से आप ये देख सकते हो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाटर इज़ लेस देन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वाटर में वो थोड़ी सी घट जाती है और इसी वजह से लाइट बेंड हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। सो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, पीस। Ooh, look at me! I'm making people happy! I'm the magical man from Happy Land in a gumdrop house on Lollipop Lane! Oh, by the way, I was being sarcastic.